मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। कल मैंने आप लोगों को सॉरी प्लेटो के आदर्श राज्य के उद्देश्य, विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं क्या हैं, ये मैंने बताया था आप लोगों को। और आज हम लेंगे कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, मतलब प्लेटो की आदर्श राज्य की धारणा का क्या महत्व है। जो हमने आलोचनाएं ली उसमें हमने ये देखा कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो आक्षेप किया जाता है, लगाया जाता है, वह ये लगाया जाता है कि प्लेटो एक स्वप्न दृष्टा था। मतलब कि उसका आदर्श राज्य का जो कंसेप्ट है वह स्वप्न लोकीय है, इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, स्वर्ग में भले ही संभव हो। और स्वयं प्लेटो भी इस चीज को स्वीकार करता है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो चित्रण किया है वह सिर्फ आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए किया है, लेकिन बारकर जो है वह इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। वही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का पूरा जो कंसेप्ट है वह काल्पनिक है या व्यवहारिक नहीं है, ऐसा हम मान करके नहीं चलते हैं। और बारकर ऐसा क्यों कहते हैं, इसके संबंध में बारकर कुछ तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। और उसके संबंध में पहला जो उनका तर्क है या बारकर ने जो आधार प्रस्तुत किया है वह ये कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है वह वास्तव में उस समय की वास्तविक परिस्थितियों के ऊपर आधारित था। प्लेटो के समय में छोटे छोटे नगर राज्य थे, जिसमें कि हम स्पार्टा को लेते हैं, एथेंस को लेते हैं, सिराक्यूज को लेते हैं। और यहाँ सभी जगह जो है अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं थी। जैसे कि स्पार्टा में जो है सैनिक शासन व्यवस्था थी, सिराक्यूज में हम देखते हैं कि निरंकुश जो है शासन व्यवस्था थी। इसी तरीके से एथेंस में पहले लोकतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन बाद में जो है तीस आतताई व्यक्तियों का शासन जो है वह स्थापित हो जाता है। और उसमें प्लेटो ने ये देखा कि इन शासन व्यवस्थाओं में अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। और प्लेटो इन राज्यों में जो रोग थे, जो बुराइयां थी, उनको वो दूर करना चाहता था। और उसको ये लग रहा था कि ये जो इन शासन व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, उनको हम विवेक या विशुद्ध बुद्धि को सर्वोपरि स्थान दे करके और शिक्षा पद्धति और साम्यवादी प्रणाली के द्वारा हम वासना और उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। और इसीलिए उसने अपना आदर्श राज्य का कंसेप्ट जो है वह दिया। साथ ही साथ बारकर यह भी कहता है कि प्लेटो को मात्र न कल्पनावादी कहने का एक आधार यह भी है कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में स्वयं जो है राजनीतिक बुराइयों को देखा था, उनको अनुभव किया था और उनको उसने भोगा था। और वह और स्वयं फील करने के कारण से प्लेटो जो है इसमें क्रियात्मक जो है सुधार करना चाहता था। और इसीलिए उसने अपनी साम्यवाद की योजना रखी और अपनी जो है शिक्षा की जो है योजना उसने प्रस्तुत की। और इसी आधार पर बारकर जो है ये कह रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का पूरा जो कंसेप्ट है वह काल्पनिक नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें व्यवहारिकता हमको दिखाई देती है। अभी तक हमने देखा कि प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो रिपब्लिक माना जाता है। और रिपब्लिक जो है पूरे तरीके से एक आदर्शवादी ग्रंथ है, उसमें सिर्फ आदर्श की बातें उसने प्रस्तुत की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने जीवन के अंत में जब प्लेटो ने स्वयं ये महसूस किया कि इस तरीके का आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है, सिराक्यूज के शासक डियोनेसियस को 2 बार वह स्वयं शिक्षा देने के लिए भी गया ताकि उसको एक दार्शनिक राजा जो है बना सके, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए अपने जीवन के उत्तरार्ध में, अपने जीवन के अंत में प्लेटो ने 2 अन्य ग्रंथ जो कि उसके रिपब्लिक के बाद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्रथम हम रिपब्लिक को रखते हैं, उसके बाद जो हम स्टेट्समैन और लॉज, मतलब ये दोनों ही ग्रंथ जो है
प्लेटो को एक यथार्थवादी विचारक के रूप में हम लोगों के सामने लाते हैं। मतलब कि प्लेटो ने रिपब्लिक में तो दार्शनिक राजा के असीमित शासन को महत्व दिया, असीमित अधिकारों को महत्व दिया, लेकिन लॉज में उसने विधि के शासन को या कानून के शासन को स्वीकार किया, जिसको कि वह अपने रिपब्लिक में नकार करके चलता है। और इसीलिए प्लेटो के आदर्श राज्य का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम पूरे तरीके से काल्पनिक मान करके नहीं चल सकते हैं। धन्यवाद।